तो देखो आज क्लास में हम लोग 4 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे जैसे कि हम लोग रोज करते हैं। पहला रहेगा खालिस्तान टेरर के बारे में। देखो कोई भी टेररिज्म जो होता है ना, वो जो पनपता है वो बहुत छोटे लेवल पे पनपता है, स्टार्ट होता है। यदि छोटे लेवल पे उस चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे तो वो फिर व्यापक रूप ले लेता है। किसको पता था कि अलकायदा वाला जो ग्रुप है इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उस समय। अब देखो ये सोचने वाली बात है, मैं बहुत पुराना हिस्ट्री बता रहा हूँ तुम लोग को ताकि इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। ओसामा बिन लादेन जानते हो, अलकायदा ग्रुप इतना आगे ले गया अलकायदा को। वो भी एक जो प्रीचर था, एक टीचर था, उससे प्रभावित था। और वो टीचर बहुत छोटे लेवल पे बात करता था टेररिज्म को लेके। तो उस समय यूरोप और यूएस उतना ज़्यादा शक्ति नहीं लिया उसके ऊपर, और शक्ति नहीं लिया तो उसका क्या हुआ, उसका स्पीच सुनते 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 इतना अलकायदा कितना बड़ा हो गया और जाके इतना बड़ा अटैक हो गया यूएस के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर। तो यदि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप है वो जब नजिंग स्टेज में है, वो बर्ड स्टेज में, छोटा वाला स्टेज में है, उसको वहीं पे दबोच देना चाहिए। अदरवाइज वो बहुत विकराल रूप ले लेगा। और जहाँ तक सवाल है भारत का ना, तो पार्टी और पॉलिटिक्स से उठ के हमें काम करना होगा टेररिज्म के लिए, क्योंकि खालिस्तान इशू टेररिज्म वाला इशू ही है। जो देश को तोड़ने का बात करें तो टेररिज्म वाला ही इशू है यदि हम नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ मैटर है, अभी बताने का मतलब नहीं बनता है, इसमें बहुत कुछ है इसके अंदर। दूसरा पर कि अब चाइना का ग्रोथ देखो, चाइना का जो पार्लियामेंट है उसमें खुद बोला है कि 5% हम ग्रोथ करेंगे। चाइना जो 9% 10% से ग्रोथ करके $19 ट्रिलियन का जीडीपी बना लिया, और अब वो बोल रहा है कि केवल 5% हम ग्रोथ करेंगे, तो सब कुछ ठीक नहीं है चाइना के लिए। इसका बहुत सारा रीजन है, उसमें एक रीजन है उसका ग्रे पॉपुलेशन घटते चला गया है। और 60 साल में पहली बार इतना पॉपुलेशन कम हुआ है, पहली बार हुआ है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा है और डिपेंडेबल वाला जो पॉपुलेशन वो बढ़ रहा है। डिपेंडेंट समझते हो ना, बूढ़ा और बच्चा वाला, बहुत अच्छा। 75 देखो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, यदि इसको रियलिटी बनाना है तो हमें 5 चीज़ पे काम करना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, अमोनिया मिशन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ तुम लोग को, मैं देखेंगे। और 76 देखो टेक्सटाइल सेक्टर। बताओ भारत एक टाइम में टेक्सटाइल्स में कितना आगे था। मैं देखो चाइना तो आगे है ही, पर चाइना के बाद कैसे वियतनाम और बांग्लादेश आगे निकला है टेक्सटाइल सेक्टर में। क्रेडिट जाता है कि वियतनाम कैसे FTA करवाया यूरोपियन कंट्रीज से। FTA जानते हो ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी वजह से वियतनाम का सामान सब बहुत तुमको मिलेगा वहाँ पे। रीज़न ये है कि ये लोग केवल अब नेचुरल और पॉलिस्टर में फोकस नहीं करते, ये लोग ब्लेंडिंग में फोकस करते हैं कि दोनों को ब्लेंड कैसे किया जाए। पॉलिस्टर जानते हो पूरा मैनमेड है और नेचुरल फाइबर हो गया, तो ये दोनों को ब्लेंडिंग करते हैं, बट इंडिया नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि इंडिया वर्ल्ड मार्केट पे टेक्सटाइल में बहुत पीछे है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए, पॉलिसी फ्रंट पे कहाँ चुके हैं, वो सभी चीज़ हम इस एडिटोरियल्स में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया ना। आगे देखो 73 GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, ये सिविल सर्विस का सिलेबस। और ये कब आया था आर्टिकल, 5 मार्च को आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो कि तुम लोग पढ़ते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया है कि नहीं है, देखते हो। यही रीजन है कि 2 मेन को मंगवाते हैं, यही सबसे निकालता है सब। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसको क्या हुआ, आखिर हुआ क्या, ये समझो, बैकग्राउंड समझो। जानते हो क्या है, नाम क्या है जो बहुत हीरो हुआ है, हीरो बना है, अमृतपाल। इंटरव्यू देखो, लगातार तुमको इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। अब ये देखो इसमें ना बदमाशी दूसरे कंट्री का भी है उतना ही। कनाडा देखो, यूके देखो, उसमें सिख बहुत प्रेजेंट है। कनाडा में तो लगभग 2% हमारा जो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो सिख ही है। लगभग तुमको 10 से 12 लाख मिलेगा सिख वहाँ पे कनाडा में, और वहाँ पे सब प्रो खालिस्तानी वाले लोग सब हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, टेम्पल को तोड़ ताड़ दिया गया, सिख वाले लोग सब। हाँ, हिंदू टेम्पल को तोड़ दिया गया नीचे ऑस्ट्रेलिया में। तो इस चीज़ को लेके भी बहुत ही ज़्यादा वो हुआ है, दिक्कत हुआ है। जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया में, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि देखिए थोड़ा सा अच्छे से करके देखे नहीं, कितना बढ़िया से मोदी जी यूज़ किए हैं। ग्राउंड में ले गए ना, क्रिकेट ग्राउंड में फोटो खिंचाए थे। और ऑस्ट्रेलिया मीडिया में क्या छपा
कि भव्य स्वागत हुआ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का। ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया था। इतना पॉपुलेशन बताओ, हमारा वो मोदी जी वाला स्टेडियम में ले गया था, वो मोदी जी वाला स्टेडियम में ले गया था, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला है अभी हिंदुस्तान, और वर्ल्ड का ही है। इंडिया में तो आई, पहले इंडिया में ईडन गार्डन था, उसको भी रिप्लेस कर दिया इसने। तो यहाँ पे देखो अब मामला क्या हुआ कि एक एक्यूज्ड को ना, मतलब एक को पकड़ा हुआ था, प्रो खालिस्तानी यानी खालिस्तानी आदमी को पकड़ के रखा था जेल में। तो उसी चीज़ को लेकर उसके समर्थन में ना एजिटेशन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। अब जब प्रोटेस्ट हो गया तो जितना भी इक्विपमेंट था, एम्यूनिशन था, आर्म्स था, पुलिस का सब छीन लिया प्रोटेस्टर लोग। आज जब वो जब पुलिस लोग मारने के लिए आया तो गुरु ग्रंथ साहिब का इधर लेके आ रहा है ये। अब कैसे गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर वो लाठी चार्ज करेगा? गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब होता है होली बुक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। सिख के लिए सिख मर सकता है मगर गुरु ग्रंथ साहिब के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा डीप रिलीजियस है सिख्स लोग। तो जब प्रोटेस्टर लोग अपने हाथ में लेकर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर चल रहा था, तो प्रोटेस्टर लोग चल रहा था, तो पुलिस कैसे अटैक करता है उसको? तो ये बहुत बड़ा समस्या है। देखो क्या हुआ, सिंस द फर्स्ट इंसिडेंट इन फरवरी 2023 सिख एजिटेटर बोल रहे थे कि भाई वो खालिस्तानी जिसको 20 साल से तुम जेल में रखा है, ठीक है, उसको छोड़ो, उसको निकालो। इस वजह से बैकलैश हो गया चंडीगढ़ में, ठीक है। पुलिस ने रिट्रीट किया एंड ही हैड वी नॉट रन अवे, प्रोटेस्टर बोला कि यदि पुलिस नहीं भागता तो प्रोटेस्टर सब मार देता उसको, तो पुलिस को भागना पड़ा मैदान से, ये स्थिति आ गया। बात समझे? अटैकर सीज, और उसके बाद देखो अटैकर ने क्या किया, टीयर गैस गन है वो भी छीन लिया उससे, एम्यूनिशन जो था वो भी छीन लिया, और जो भी पुलिस का जो इक्विपमेंट था सब ले लिया उसका। निहत्थे हो गया पुलिस, क्या करेगा बेचारा, है ना। अब उसके बाद देखो पुलिस ने क्या FIR तो दर्ज कर दिया ये प्रोटेस्टर के ऊपर, मगर कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट करना मुश्किल है, अरेस्ट करोगे तो यहाँ तो गोल्डन टेम्पल वाला लोग सब आगे आ जाएगा फिर, क्योंकि प्रिस्टहुड भी जो वहाँ का जो प्रिस्ट है, जो गुरुद्वारा का जो प्रिस्ट है, उसको भी वो भी सपोर्ट देता है खालिस्तानी को। दिक्कत ये है, बात समझो। भिंडरवाला का केस क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का केस क्या हुआ था, गोल्डन टेम्पल में शरण मिल गया था टेररिस्ट को, तो फिर कैसे इस चीज़ को समझा जाए फिर? तो वहाँ का प्रिस्टहुड को भी जो मन में जो कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है खालिस्तानी को लेकर, देखो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। FIR तो कर दिया मगर किसी को अरेस्ट नहीं किया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा पंजाब में ये नहीं है कि जो बोल सकता है कि खालिस्तानी को खत्म करो, डर है। क्यों? क्योंकि देखो कांग्रेस ने किया था ना, कांग्रेस वाला जो था CM असैसिनेशन हुआ, मर्डर हुआ उसका, इंदिरा गांधी ने कोशिश की है, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ है, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी डर से कुछ करता नहीं है, और इसलिए फूक फूक के कदम रखता है, बयानबाजी भी बहुत फूक फूक के देता है, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेज में फिर से आया है, तो अभी क्रैकडाउन कर खत्म करोगे तो स्थिति बहुत हाथ से निकल जाएगा, जो कि हुआ था 1980s और 1970s के लास्ट में और 80s में हुआ था ना, बहुत खतरनाक। हाँ 84 में, वही 70s के अंतिम में शुरू हुआ और 80s में तो पूरा प्रकोप था इसका, 90s तक गया है ये। और वही ना हमारा अजीत डोभाल कितना बड़ा काम किए थे। हाँ मंदिर बताओ, पूजा होना चाहिए उनका। देखो सीधा सेकंड इंसिडेंट, दूसरा इंसिडेंट देखो और क्या हो। पहला इंसिडेंट देख लिए, सेकंड इंसिडेंट क्या हुआ, जो वही प्रो खालिस्तान प्रीचर जो है अमृतपाल सिंह और उसके फॉलोअर्स, है ना, हाथ में गन और स्वॉर्ड लहराते हुए गए हैं, पुलिस को अटैक कर दिया अजनलावा में, अजनलावा जगह का नाम है, और बोले कि भाई जिसको पकड़ के तुम रखे हो, जिसके ऊपर किडनैपिंग केस, उसको छोड़ो, वो मेरा आदमी है, छोड़ो वहाँ से। उस पर देखो मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ठीक है। और अथॉरिटी ने देखो, अथॉरिटी ने शूट नहीं किया, इसलिए शूट नहीं किया कि वही बात है कि होली ग्रंथ हाथ में था तो कहाँ शूट करेगा वो, ठीक है। और एश्योरेंस भी देना पड़ा, हुए एश्योर्ड विद एश्योरेंस कि ना, और ये लोग चाहता था कि भाई किडनैपर जो हमारा दोस्त है जेल में पड़ा हुआ उसको निकालो। बात पुलिस में देखो, पुलिस कुछ नहीं कर पाया, क्यों? रीजन वही बोल रहे हैं कि जो कॉपी है होली ग्रंथ साहिब का वो शील्ड के रूप में काम कर, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम, हाथ में था, कैसे क्रैकडाउन करोगे? यदि क्रैकडाउन भी करोगे, मैसेज चला जाएगा पंजाब में तो बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर हमला हुआ है, पूरा पंजाब आ जाएगा मारने के लिए पुलिस को, फिर प्रॉब्लम तो है। आगे देखो, सी द डेवलपमेंट पर्टनिंग टू द खालिस्तानी एलिमेंट्स, क्या क्या हुआ है। अब ये इशू देख ही लो तो, सिख डायस्पोरा, जो बाहर जो डायस्पोरा लोग हैं हमारा सिख्स लोग, वो तो हर समय खालिस्तानी सेपरेटिज्म का बात करता ही है कि एक अलग कंट्री होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। वो पंजाब, वो उधर का पाकिस्तान का भी पंजाब लेगा, इधर का भी पंजाब लेगा, बोलेगा कि एक कंट्री है ये। और ये अभी से मांग थोड़ी चल रहा है, रणजीत सिंह सही चल रहा है ये चीज़। यदि दूसरा पर्सपेक्टिव में देखोगे तो तुमको लगेगा कि हम अंग्रेज हैं,
और ये लोग आज़ादी चाहता है, उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ठीक है ना, वो देखने का नज़रिया है अपना। मगर चूंकि हमारा कंट्री एक है तो हम कैसे, अब देखो ना कितना बुर्बक आदमी है, तो पंजाब अलग हो जाए तो फिर बिहार से कैसे लिंक करेगा वो? हमको तो यही समझ में नहीं आता। वीजा लेके आएगा वहाँ पे मिलने के लिए गुरु गोविंद जी से। तो ये मेजोरिटी ऑफ पंजाबी को पता है ये चीज़ कि मेरा जो मेन दूसरा वाला जो है, एक तो पाकिस्तान में रह ही गया, पाकिस्तान में रह गया ना गुरु नानक वाला जो था एरिया, और एक पंजाब है, और दूसरा कौन है? बिहार है। तो पंजाब अलग हो जाए तो फिर बिहार से कैसे मिलना होगा फिर उसका? बिहार तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है पंजाब के लिए, पंजाब बिहारी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंजाबी के लिए है बिहार। पटना साहिब, पटना साहिब है, कितना समझ रहे हो ना, इमोशन जुड़ा हुआ है। देखो ना वहाँ पूरा जो एरिया है, इलाका है, पूरा पंजाबी इलाका है, वो बिहार का ही एरिया है। देखो इसमें भी गर्व है, देखो कितना धर्म बिहार प्रोड्यूस किया है, देखते हैं। तो जो बेस्ट धर्म है वो बिहारी प्रोड्यूस, बिहार पर इंडिया भी नहीं बोल रहे, बिहार बोल रहे हैं। और ये बिहार तुम्हारा एरिया वो राम जी का ससुराल भी हुआ, तो हिंदुइज्म से भी रिलेटेड ही है। शंकर जी का वो हुआ तुम्हारा ज्योतिर्लिंग है। तो बिहार तो पवित्र है यार, हद पवित्र है। मगर इस चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहिए था ना। एक तो अभी मनीष कश्यप पे क्या चल रहा है जान ही रहे हो तुम लोग, उस पर बात नहीं करेंगे, टाइम कम है। देखो अब प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर क्या बोले रहे, किसी का हिम्मत नहीं है कि खोल के बोल दे। अब प्रेजेंट जो भगवत मान साहब है वो बोल रहे हैं कि देखिए स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप है, ज़्यादातर पंजाबी तो चाहते हैं कि शांति बहाल रहे। अब मगर जो सिख प्रीस्टहुड है, जो गुरुद्वारा में जो बड़े बड़े प्रीस्ट है, वो हमेशा प्रो भिंडरवाला रहे। वो कौन होता है प्रो भिंडरवाला का मतलब? वही भिंडरवाला जो जिसको मरवाए थे इंदिरा गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार करके, बहुत बड़ा टेररिस्ट का मुखिया था वो आदमी, है ना, बहुत खतरनाक। तो जितने भी सिख प्रीस्टहुड है तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर है खालिस्तानी को लेके, और ऐसे इरेलेवेंट ग्रुप कभी घोषित भी नहीं कर सकते इसको। तुम कहीं घोषित करोगे तो फिर प्रीस्टहुड के पास बहुत कंट्रोल है गुरुद्वारा का। गुरुद्वारा का कंट्रोल पूरा पंजाब में है, समझे। अखल तख्त देखो, अखल तख्त उसका जो है ना 4 तख्त है, जिसमें एक अखल तख्त भी है। अखल तख्त ने डिक्लेयर किया कि भिंडरवाला तो ग्रेट सिख मार्टियर है, यानी कि बहुत बड़ा शहीद है वो, ठीक है। और गोल्डन टेम्पल में भी उनको ऑनर किया गया है, और गोल्डन टेम्पल में तो उनको संरक्षण मिला ही था ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम में। बात समझे। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान हमेशा दिया है, उसको रहने के लिए दिया है, पाकिस्तानी खालिस्तानी लोग को पैसा दिया है, वेपन्स दिया है ना। जब तुम्हारा अर्ली 1980s में और 1990s में जिस तरह का दिक्कत था, पूरा पाकिस्तान ने संरक्षण दिया ये लोग को, और पनपा है वहाँ से, गन्स दे रहा है, मनी दे रहा है, और भी कि कोई बात नहीं, तुमको वहाँ पकड़ा है, आ जाओ यहाँ पे रह लो, इस तरह का चला है चीज़। उसका देखो अभी जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से पता चला है कि ड्रोन्स दिए जा रहे, ड्रोन से ना डिलीवरी दिया जा रहा है, वेपन्स आ रहा है, ड्रग्स आ रहे हैं, बहुत सारे गैंग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लिंक जोड़ा गया है पाकिस्तान के साथ। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव है कि इतना पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी समझो, यहाँ पे वही बोला गया कि ड्रग्स सब देखो ड्रोन से लार्ज स्केल में आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। आगे देखो 6ठा नंबर देखो, अब जो सिख डायस्पोरा है तो हमेशा वो सेपरेट खालिस्तानी का बात करता है ना, और ये हर समय फॉल्स नैरेटिव फैलाता है कि हिंदू लोग क्या कर रहा है, सिख को मार रहा है, ऑपरेस्ट कर रहा है, तो सिंपैथी हो जाता है। और हर कंट्री में जो सिख लोग बैठे हुए तो कहता है कि कैसे हिंदू मार सकता है सिख को, जबकि उसको पता भी नहीं है कि हिंदुज़म का ही वो लेके चलता है, सिखिज्म भक्ति मूवमेंट का ही वो भी हिस्सा है। गुरु नानक है ना, गुरु नानक देव जो थे सेकेंड भक्ति मूवमेंट का ही हिस्सा है। तो उसी समय में मीराबाई भी थी, वही समय कबीर जी भी थे, है ना, उसी समय तुम्हारा ये भी थे नीचे चैतन्य महाप्रभु सब थे, उसी कंटेम्प्रेरी पीरियड के हैं। तो फिर हिंदुज़म से अलग कैसे हो सकता है? कबीर जी का बहुत सारा दोहा तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहिब में पाया जाता है, तो फिर 2000 राम तो फिर और डायरेक्ट बोला, देखो जो रियल सिख फॉलो करता है ना वो कभी भी हिंदू के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे भाई वहीं से निकला है भक्ति मूवमेंट से ही, बात समझे। देखो यहाँ पे तो जो सिख डायस्पोरा है वो हमेशा से सेपरेट खालिस्तानी का बात करता है और नैरेटिव फैलाता है कि बताओ हिंदू लोग क्या कर रहा है, सिख को ऑपरेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, और जो बाहर डायस्पोरा रहता है वो तो बहुत रईस आदमी है और बहुत ही पॉलिटिकल क्लाउड है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उसका पॉलिटिकल क्लाउड है, समझ गए ना। और दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि भिंडरवाला को कैसे शरण दिया गया था गोल्डन टेम्पल में, समझ गए ना। रंजीत सिंह जो कारपेंटर है, ठीक है, जिसने निरंकारी बाबा को मारा था, ठीक
ठीक है, उसको भी जटेदार बनाया गया था 1996 में अकल तख्त का। और इसने क्या बोला कि अकल तख्त ने डिक्लेयर किया कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मरी है, ठीक है, वो शहीद तो किया है, यानी कि जो किलर जो मारा है वो शहीद हुआ है, यानी कि जो किलर है इंदिरा गांधी का, देखो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, उसको जो मारा है उसको ये लोग नवाजा है, मतलब इसको प्रेस किया है। तो कितना उल्टा इन्फॉर्मेशन जाता है। प्राइम मिनिस्टर को तुम मार दिया और उसको मारने वाले को तुमने क्या किया, शहीद का दर्जा दिया, मार्टिर का दर्जा दिया, तो गलत बात है ना, ये समझ गए ना। उसका देखो सरपत खालसा मीटिंग 2015 में हुआ था, जहाँ पे जगतार सिंह हवारा को जटेदार बनाया गया अकल तख्त का, और ये हमेशा से तुम्हारा क्या करता है, खालिस्तानी वाला मूवमेंट को ये प्रमोट करता है। तो यहाँ पे देखो चाहे 1980s का बात करो या अर्ली 1990s का बात करो, तो तुमको दिखेगा कि खालिस्तानी ने क्या किया था, बहुत ही गंदा माहौल क्रिएट करके रखा था पंजाब रीजन में, और सेंट्रल रूल और मार्शियल लॉ दोनों ही फेल कर गया था मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। वो तो इंदिरा गांधी ने भी शुरू में बहुत ही सॉफ्ट करण की तरह चल रही थी। इंदिरा गांधी ज़्यादा कुछ नहीं की थी। 80 में देखोगे, 80 के स्टार्टिंग में देखोगे तो इंदिरा गांधी ज़्यादा नहीं की, बट इंदिरा गांधी को लगा कि यह हाथ से बाहर जा रहा है, तब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का फैसला लिया था, वो भी गोल्डन टेम्पल के अंदर ये सब हरकत हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कितना बड़ा बात है, सोचो तो। बात समझ में आया ना। मैं क्या हुआ उसके बाद, इंदिरा गांधी ऑर्डर दी, वहाँ पे भिंडरवाला मरा, उसका जो सिख बॉडीगार्ड था वही मार दिया इंदिरा गांधी को, और उसके बाद उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उसको भी मर्डर किया गया है। तो इतना कुछ हुआ है, यानी कि कोई भी भिड़ना चाहता है खालिस्तानी इशू से तो उसका मर्डर हो जाता है, चाहे कितना ही बड़ा पद पे क्यों ना हो। और हमने देखा था कि कैसे तुम्हारा जनरल डायर को मारा गया था, याद है ना तुम लोग को, उधम सिंह मारा था जिसको, पुराना हिस्ट्री है, छोड़ेगा नहीं, लंबा हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो बाद में लेगा बदला फिर बहुत अच्छे से, क्योंकि पंजाब का हिस्ट्री है, बहुत खतरनाक हिस्ट्री है। देखो अल्टीमेटली 1990s में 2 प्रोमिनेंट सिख पर्सन के वजह से खालिस्तानी वाला इशू खत्म हुआ था, और ये इसलिए खत्म हो पाया कि क्योंकि सिख लोग ही उसमें इन्वॉल्व थे। यदि कोई कहेगा कि बाहर का हिंदू लोग खालिस्तानी इशू खत्म कर देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। 1990s में जो खालिस्तानी वाला जो इशू था वो भी खत्म हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 प्रोमिनेंट सिख पर्सन्स। एग्जाम्पल देखो, जो उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे बीएन सिंह, और उस समय के जो सिख पुलिस चीफ थे केपीएस गिल, उन्होंने ही एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से सबको मारा है, हटाया है, समझे। और यदि दूसरा मान लो कि इसके जगह पे दूसरा कोई रहता, हिंदू रहता, मुस्लिम रहता, तो ये नहीं हो पाता। तो सिखी ने सिख को काउंटर किया है, तब जाके हुआ है, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सिख मिलिटेंसी दूसरे तरीके से, आउटसाइड तरीके से क्रश नहीं हो सकता था, वो तो था कि चलो ठीक है 2 प्रोमिनेंट सिख पर्सन थे इसलिए ख़त्म हुआ है। नाउ देयर इज़ अ फेयर, अब फेयर है सिख मॉडरेट्स के बीच में भी है, क्योंकि सिख मॉडरेट्स को लगता है, यानी कि जो सिख को धर्म को मानता है अच्छे भाई लोग, उनको लगता है कि यदि खालिस्तानी के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए तो ऐसा लगेगा कि सिखिज़म के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, और इसका मैसेज बहुत गंदा जाएगा पंजाब में भी और वर्ल्ड में भी। और फिर यदि वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो, जब इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि आर्मी को हम भेजेंगे, भिंडरवाला को ख़त्म करेंगे, तो उस समय भी कई ऐसे सिख थे, उनको लगा कि ये भिंडरवाला को ख़त्म करने का बात नहीं है, ये सिखिज़म को ख़त्म करने का बात है। तो इस लेवल पे बात चला जाता है। और जैसे ही पंजाबी को ऐसा लगे, सिखिज़म वाले लोग को ऐसा लगे कि सिखिज़म को ख़त्म किया जा रहा है, तो दिक्कत तो होगा ही, बहुत बड़ा रूप ले लेगा फिर। और यदि आदमी घर से निकल जाए तो फिर कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। बात समझ गए ना। देखो ना उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी का अपना ही सिख गार्ड है ना गन डाउन कर दिया इंदिरा गांधी को। तो ये चीज़ से हमें पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, तो दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, और पॉलिटिकल जो एरेना है उस चीज़ से उठ के काम करना चाहिए। खाली पार्टी पॉलिटिक्स रहने नहीं होगा। जिस तरह भगवंत मान ने जो भाषण दिया है अभी कि ये छोटा ग्रुप है, तो भाई इसी तरह छोटा ग्रुप पहले भी था, वो है ना। अलकायदा जो इतना बड़ा हुआ वो भी छोटा ग्रुप ही था। बात समझे, शुरू में तुम्हारा 1980s में ये तुम्हारा खालिस्तानी वो भी छोटा ही ग्रुप था, तो कितना बड़ा तबाही मचाया। तो छोटा ग्रुप है तो पहले ख़त्म करो, नहीं तो अमृतपाल जिस हिसाब से मोबिलाइज कर रहा है लोग को, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यही एसेंस है तुम्हारा इस एडिटोरियल का। आगे देखो, अब चाइना का है। चाइना का तो हमेशा मजा ही आता है। देखो 74 GSP/2 इंटरनेशनल रिलेशन
इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 10 मार्च को। आगे देख लो स्टूडेंट, अब उस दिन भी बात किए थे कि नेशनल पीपल कांग्रेस यानी कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है, अब देखो पार्लियामेंट में ये कहा जा रहा है कि अब 5% से हम ग्रोथ करेंगे, जबकि चाइना लगभग तुम्हारा कह सकते हो तुम लोग 15 से लेकर 20 साल तक 9 to 10% से आगे बढ़ा है और $19 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना है वो, जस्ट बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कितना होगा, 23 से 24 ट्रिलियन डॉलर का होगा, बात समझे, उससे पीछे है। और इंडिया कितना है, $3.5 ट्रिलियन। तो इंडिया के हिसाब से तो 5 गुना ज़्यादा है किसका, चाइना का। चाइना बहुत आगे है, मगर चाइना क्या बोल रहा है कि अब हम 5% से ग्रोथ करेंगे। ऐसा तुम्हारा पार्लियामेंट में, वहाँ का पार्लियामेंट में ये बात रखा गया है। इसका मतलब चाइना को भी पता है कि अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने वाले हैं, जबकि IMF ने प्रोजेक्ट किया था कि 5.2 से बढ़ेंगे, 5.2 से बढ़ेगा, बट चाइना को खुद लगता है कि अब हमारा वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा जो ग्रोथ हमने किया। और ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि कंट्री जब डेवलप करता है तो एक टाइमिंग में डेवलप करता है। जैसे देखो मैं तुम लोग का एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोई भी आदमी जब शिखर पर रहता है ना तो 15-20 साल ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। अवध सर भी 15-20 साल ही रहेंगे, खान सर भी 15-20 साल, किसी को भी फेम मिलता है तो इतना ही तक मिलता है। कंट्री भी वही है, तुम कर लो फिर एक टाइम आएगा तुम्हारा डिक्लाइन होगा। ये नियम है कंट्री के लिए भी, पर्सन के लिए भी, है ना, सब के लिए है ये नियम है, हर चीज़ के लिए है। देखो ना, अमिताभ बच्चन बेस्ट, शाहरुख खान बढ़िया से रिप्लेस किया, देख रहे हो ना। स्टारडम को मेंटेन करके ले चलना बहुत बड़ी बात है। सिद्धि तो तुमको एक दिन में ही मिल जाएगा, फेम तो एक ही दिन में मिल जाएगा, सिद्धि एक ही दिन, वो फेम एक ही दिन में मिल सकता है। स्टारडम मिलना मुश्किल है और स्टारडम को कंटिन्यू करना सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ है। तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी यही चीज़ है। देखो कि चाइना का जो एनुअल सेशन हुआ है NPC का, उसमें कहा है कि हमारा एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, 5% से होगा 2023 में, और जो कि सबसे लोएस्ट है 25 साल में। तो मैंने कहा ना कि लगभग 15 से 20 साल या 25 कह सकते हो वो 9 to 10% से बढ़ा है, जबकि IMF ने फोरकास्ट किया था 5.2%। अब इस तरह जो हो रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही डिक्लाइन है। चाइना का जो ग्रोथ है ना, ये और घटते घटते तुम्हारा 3% तक हो जाएगा 2028 तक, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी देखो चाइना कितना है तुम्हारा, $19 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ठीक है, तुम समझ गए ना। अब देखो इसमें वो तो हमेशा कोशिश करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बराबरी करे, मगर अब होने को रहा नहीं, क्योंकि आपका ग्रोथ तो बहुत नीचे चला गया। अब यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे क्यों है अभी भी स्टिल, इसलिए है क्योंकि उसका इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत मस्त है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो बेस्ट टैलेंट है उसको अट्रैक्ट कर लेता है, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये चाइना नहीं कर पाए, कोई चाइना नहीं जाना चाहेगा काम करने के लिए या पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, पढ़ने के लिए अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ही है सबसे बेस्ट। तो चूंकि इमिग्रेशन पॉलिसी इतना बेहतरीन है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा आगे रहता है। वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि पहली बार 60 साल में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, फर्टिलिटी। देखो 1979 में, हाँ 1979 के आसपास चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी चला दिया, ठीक है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट कम हो गया, उसका फिर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी पे गया 2016 में, और 2020-21 में क्या है, 3 चाइल्ड पॉलिसी पे। मतलब लोगों को भी लग गया कि एक ही बच्चा रखने में फ़ायदा है, महंगाई है। जब एक बार तुम आदत दिला दिया और अभी बोला कि 3 बच्चा रखो, हम तुमको पैसा देंगे, तो बोलेगा नहीं रखो। और दूसरी बात है कि शादी लेट हो रहा है चाइना में, शादी बहुत लेट हो रहा है। जब शादी लेट हो रहा है तो बच्चा लेट होगा, और बच्चा लेट होगा तो इसका मतलब क्या, वर्किंग एज पॉपुलेशन घट रहा है, फर्क पड़ता है कंट्री को। और वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए। देखो तो चाइना का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तुम्हारा ग्रे पॉपुलेशन। ग्रे पॉपुलेशन में जो बूढ़े लोग हैं और जो डिपेंडेबल जो बच्चे लोग हैं वो ज़्यादा रहे, बच्चे लोग तो है ही नहीं, बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए इसका। आगे देखो, और देखो US का मैंने कहा है कि US तो मैग्नेट है ही, जो सबसे स्किल्ड इमिग्रेंट है उसको तो अट्रैक्ट कर ही लेता है। तो हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें चाइना का जो फॉल आउट है उससे सीखना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे कंट्री में भी बोलता है 2 चाइल्ड पॉलिसी। अरे भाई 2 चाइल्ड तो हो गया है इंडिया में अपने आप, ज़बरदस्ती कोहेसिव मेजर से नहीं लगाना चाहिए। चाइना में क्या हुआ, 1 चाइल्ड पॉलिसी बोलते बोलते क्या हालत हुआ चाइना का। तो कम से कम हमें ये सीखना चाहिए, ठीक है। और ज़बरदस्ती स्टेट को ना 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला चीज़ नहीं लाना चाहिए, वो अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा पॉपुलेशन। वही चीज़ बताएगा। देखो जबकि इंडिया का GDP क्या है तुम्हारा 3.5 ट्रिलियन, यानी कि 1/5 है तुम्हारा एज कम्पेयर टू चाइनास।
ठीक है। और इंडिया जानते हो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि इंडिया 7 से लेकर 8% का एक ग्रोथ होगा 2-3 साल में, अभी ग्रोथ करेगा मीडियम टर्म मतलब 2-3 साल में। और देखो जीडीपी हमारा क्या, देखो यूएन का जो प्रोजेक्शन है कि हमारा जो लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 12 करोड़ जो हमारा पॉपुलेशन है वो तुम्हारा 15 से लेकर 19 साल का ग्रुप का है, विच इज़ अ वेरी गुड। जबकि वही पॉपुलेशन तुम्हारा चाइना में क्या है 30 से 34 साल का है। तो 30 से 34 साल वाला क्या है कि वो बूढ़ा हो रहा है, हमारा जवान है। तो यहाँ पे भी हमें एज है। और सबसे बड़ी बात है खाली एज ही होने से नहीं होता है ना, स्किल होना ज़रूरी है। अब मान लो कि 15 से 19 साल का बच्चा है, वो स्किल्ड ही नहीं है तो क्या काम का है फिर, देश के लिए तो कोई ग्रोथ करने वाला नहीं है वो, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो क्रिएटिंग एडुकेट अपॉर्चुनिटीज विल, यानी कि इसलिए हमें बच्चे लोग को प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट करवाना चाहिए, ठीक है ना, और अच्छा ग्रोथ करवाना चाहिए। ये 7% 8% अपने जगह ठीक है, मगर इससे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी भी क्रिएट होना चाहिए। सही बात है ना, जीडीपी जितना ग्रोथ हो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चाहिए, बट जो हो नहीं पा रहा है। तो चलो ठीक है, जीडीपी लेवल अपने जगह पे सही है, फोकस होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जितना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट है उतना बेटर होगा। और हमारा कोशिश होना चाहिए कि ठीक है हम 8% से तेज़ी से बढ़े, एट द सेम टाइम हम क्या करें, अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, जितना स्किल करेंगे, उतना ही कंट्री क्या होगा, आगे बढ़ेगा तेजी से। यही एसेंस है इस एडिटोरियल का स्टूडेंट। आगे देखो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, इसके लिए 5 सजेशन दिया गया है। पहले देखते हैं कि कौन सा सिलेबस का हिस्सा है ये। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हिंदू पेपर आया था, हिंदू में आया था 7 मार्च को। सॉरी, देखो यहाँ पे यूनियन बजट ने लगभग तुम्हारा 20,000, सॉरी रुक जा मैं आता हूँ 2 मिनट में। देखो यूनियन बजट ने इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ का पास किया है। तो इसलिए पास किया गया है ताकि हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कंप्लीट हो सके, क्योंकि जानते हो कि हमारा इरादा है कि हम 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से क्रिएट करें। हाँ, हमारा ग्लासगो समिट में बात किए थे ना हम लोग, ग्लासगो में ये बोले थे कि कम से कम 2030 तक 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से क्रिएट करना है, रिन्यूएबल सोर्स से करना है। तो जब रिन्यूएबल सोर्स से करना है तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में होता क्या है, हाइड्रोजन जानते हो H2O, तो हमें क्या करना है, H2O का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करना है। तो उसके लिए जो H2O को तोड़ोगे वो बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, समझ रहे हो ना, उसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो उस समय भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी का ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके H2 को ब्रेक करना है, फिर H को लेना है, वो फ्यूल के रूप में काम करेगा। इसके लिए किया जा रहा है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर। वी हैव सीन आवर प्रीवियस क्लास, है ना, देखे थे ना हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें अडानी और अंबानी ने हमें आश्वस्त किया था कि हम बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइजर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखो यहाँ पे मोस्ट इंडस्ट्रियल जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो सब क्या है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है और तुम्हारा पेट्रोकेमिकल्स है। तो हमें कोशिश करना होगा कि ये जितने भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे भी ग्रीन हाइड्रोजन हम यूज़ करवा दें, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। समझ गए ना। अब यहाँ देखो ग्रीन हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल जो तुम्हारा जो इमिशंस होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का या ग्रीन हाउस गैस का, वो भी घटेगा। तो देखो कितना बेटर फ़ायदा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करवाएगा और तुम्हारा पोल्यूशन भी कम होगा इससे। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखो अब यहाँ पे आगे देख सकते हो, इंडिया टारगेटिंग एटलीस्ट, इंडिया का ये है कि कम से कम 5 मिलियन टन्स तक वो प्रोड्यूस करे। बहुत ह्यूज टास्क है, यानी कि अभी तक कोई भी सिंगल इकोनॉमी इतना नहीं कर पाया हाइड्रोजन को लेके। और हाइड्रोजन वाला जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही इमर्जिंग स्टेज पे है, नेशन स्टेज पे है, अभी शुरुआत ही हुआ है। ठीक है, तो इंडिया का इरादा है कि कम से कम हम 5 मिलियन टन्स हाइड्रोजन प्रोडक्शन करें 2030 तक। समझ गए ना। और इससे क्या होगा कि लगभग 100 से लेके 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट होंगे और 60 से लेकर 100 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए और कम से कम 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाला है। बहुत बड़ा है ये चीज़। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि 5 यूनिट ऑफ एनुअल एमिशंस, यानी कि 5 MMT ऑफ एनुअल एमिशंस भी रिड्यूस होगा। देख रहे हो फ़ायदा कितना है कि 8 लाख करोड़ का तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट का, नंबर 1।
इससे क्या होगा कि तुम्हारा 100 से लेकर 120 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट होगा। और उतना ही नहीं, बहुत सारा तुम्हारा एनुअल जो इमिशंस होता है पोल्यूशन का वो भी कंट्रोल होगा। और जानते हो कि इंडिया बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो हमारे लिए पर्याप्त है कि हम आराम से ग्रीन हाइड्रोजन को लो कॉस्ट में हम निकाल सकते हैं। क्यों? अब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सोलर एनर्जी आएगा तो उस एनर्जी को यूज़ करेंगे H2O को ब्रेक करने के लिए, तो उस सेंस में बोला गया है। समझ गए ना? आगे देखो, तो 5 इंपॉर्टेंट सजेशन, 5 इंपॉर्टेंट सजेशन है जिसके द्वारा हम ये चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं अपने हाइड्रोजन मिशंस को। नंबर 1 क्या है कि पहले आपको डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करना होगा। अब डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं है। डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करने का मतलब क्या है कि बड़ा जब भी जितना ही बताएं स्टील इंडस्ट्री ये सभी बोले कि ठीक है हम हाइड्रोजन को यूज़ करना चाहेंगे, उसके लिए सरकार को प्रयास करना होगा। देखो तो बोल रहा है कि हम तभी बिग प्लेयर बनेंगे जब हमें डोमेस्टिकली हम कर लेंगे, डोमेस्टिकली डिमांड हो। देखो ना अब हमारा कंट्री क्या है, हमारा कंट्री में जीडीपी तो डोमेस्टिकली हो रहा है, 55% हम कंजम्पशन करके ही कर देते हैं जीडीपी का। तो हम किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है अपने जीडीपी के लिए, हम खा पी के ही जीडीपी क्रिएट कर दे रहे हैं। तो सिमिलरली कोई भी कंट्री को बड़ा पावर बना है, इंटरनेशनल मार्केट में छाना है, तो सबसे पहले उसको डोमेस्टिक मार्केट में छाना होगा, नंबर 1। दूसरा क्या है, इस मिशन में ये बात कहा गया है, साइड फंड के बारे में चर्चा हुआ है। साइड फंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फंड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन फंड, जो कि 5 साल के लिए होंगे। इसमें 13,000 करोड़ रुपया रखा जाएगा और इस फंड से न कोशिश किया जाएगा हर उस इंडस्ट्री को, ताकि क्या हो, एक अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव क्रिएट हो और हाइड्रोजन को यूज़ करे बाकी इंडस्ट्रीज सब। क्योंकि अभी हाइड्रोजन अर्ली स्टेज में है, अभी कोई भी इंडस्ट्री यूज़ करना नहीं चाहेगा। उसके लिए सरकार क्या करेगी, इस साइड वाला फंड से पैसा उठा के ऐसे इंडस्ट्री को देगी ताकि इंडस्ट्री प्रमोट हो और इंडस्ट्री हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को यूज़ करे। और जितना यूज़ करेगा उसका असर तुमको मल्टीप्लायर इफेक्ट आने वाले समय में दिखेगा। समझ गए ना स्टूडेंट? तो वही बोल रहा है कि इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में डिमांड क्रिएट होगा, स्केलेबिलिटी बढ़ेगा और प्राइस भी घटेगा। तो ब्लेंडिंग में रिफाइनरी को बोल दो कि इतना % तुमको हाइड्रोजन ही यूज़ करना होगा। जैसे बहुत सारा बोलते हैं ना हम लोग, जैसे फ्लाई ऐश का भी बोलते हैं ना सीमेंट इंडस्ट्री में कि इतना प्रोड्यूस करना है। तो सिमिलरली जितने भी रिफाइनरी इंडस्ट्री है, जैसे एग्जांपल देख लो ना यहीं पे बरौनी में जो है, उसको बोल दो कि आपको 5% हाइड्रोजन यूज़ करना होगा। तो बोलते बोलते फिर बढ़ाओ उसका, बोलो कि इस ईयर 5% करना है, अगले साल आपको 7% करना है, इस तरह बढ़ाते चलो। समझ गए ना? हाँ, तो इससे क्या होगा, और टारगेट कैन बी रीच अ ब्लेंडिंग मैंडेट्स राइजिंग ऑल्सो इंक्लूडिंग यूरिया फर्टिलाइजर भी यूज़ करो, क्योंकि इससे पहले भी हम बात किए थे ना कि एमोनिया पॉलिसी के ऊपर भी आया था। तो देखो ये बेस्ट है। इससे क्या हुआ कि सरकार क्या करेगी, स्टील इंडस्ट्री या फिर ऐसा कोई इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा इमिशन कर रहा है, वो इंडस्ट्री भी क्या होगा, आस्ते आस्ते ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टील इंडस्ट्री ग्रीन होना शुरू हो जाएगा तो इसका असर दूसरे क्षेत्र में भी पड़ेगा और पूरा इकोनॉमी हमारा ग्रीन होने का संभावना रहता है इससे। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या हुआ कि हमें क्या करना है, डोमेस्टिकली डिमांड क्रिएट करना है हाइड्रोजन का। दूसरा क्या है कि आप अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाओ, कि मतलब लोग सब क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। समझ गए ना? तो इंडिया अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो सकता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत डिफिकल्ट है। देखो आप ग्रीन हाइड्रोजन जानते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन में H2O को लिक्विड स्टेज में रखा जाता है, जानते हो ना? हाइड्रोजन को लिक्विड स्टेज में रखा जाता है। हाइड्रोजन को लिक्विड स्टेज में रखने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, -253 डिग्री सेल्सियस। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हाइड्रोजन का स्टोरेज का, कि इतना माइनस में रखना पड़ता है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन को लिक्विड स्टेज में रखना पड़ता है, जिसको क्रायोजेनिक स्टेज कहते हैं, -253 डिग्री सेल्सियस। अब उस स्टेज में रखोगे तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है, क्योंकि उतना हमारा फाइजर का वैक्सीन भी इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था कि वो इतना माइनस में रखना था उसको। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करोगे तो वो तुम गैस वाला यूज़ नहीं करोगे, वो तुम लिक्विड वाला यूज़ करोगे। और गैस से लिक्विड तक ले जाने के लिए ना -253 डिग्री सेल्सियस में नीचे करना पड़ता है उसको। और नीचे करने का मतलब कि उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह ठीक से ले जाना पड़ेगा, कहीं पे भी लीक हुआ तो बर्बाद हो जाएगा आपका, फिर मतलब कोई काम का नहीं है। एटमॉस्फेयर को कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ कोई काम का नहीं है। तो देखो वही बोल रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिकॉज ऑफ द कोल्ड स्टोरेज सिस्टम इसको चाहिए। समझ गए? तो इसमें वही बोला गया कि देखो कि मिशन में भी बताया ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनेंगे ताकि प्रोडक्शन हो सके, ठीक है, और इसका ठीक से एक्सपोर्ट हो सके, और इसके लिए हमें चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो तीसरा, देखो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइजर पे हमें काम करना होगा। सबसे बड़ा फाइट तो इलेक्ट्रोलाइजर का है। इलेक्ट्रोलाइजर जी जो कि H2O को ब्रेक करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइजर।
समझ गए ना। तो साइड देखो, साइड फंड में बोला गया कि लगभग 4,500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के दिया जाएगा अंडर द पीएलआई स्कीम। पीएलआई जानते हो ना, प्रोडक्ट्स लिंक इंसेंटिव, जिसके अंदर तुम्हारा कितना सेक्टर है बताओ जरा? 14 सेक्टर है, 14 सेक्टर है। तो बिल्कुल इस सेक्टर को भी, इलेक्ट्रोलाइजर को भी जोड़ा गया है कि इसके अंतर्गत लगभग 4,500 करोड़ रुपया पैसा दिया जाएगा। कहाँ, कौन सा फंड से? साइड फंड से। हाँ नहीं वो पीएलआई स्कीम ही है, सेम ही है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, वो सेम ही है, एक ही तरह है। ठीक है, वो दिया जाएगा। पीएलआई स्कीम वही 14 सेक्टर है, उसमें देखे थे ना, फार्मास्यूटिकल कुछ है, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी है एंड सो ऑन। करेंटली मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग स्टैक्स एंड ऐसे। देखो अभी हो क्या रहा हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री देखो, हमारा कंट्री जानते हो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। हम क्या करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, असेंबली कर देते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला, कम से कम ग्रीन हाइड्रोजन के साथ नहीं चलना। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर बनाना होगा। वही बोला, प्रेजेंटली क्या करते हैं, बाहर से लाते हैं, असेंबल कर देते हैं। ये चलने वाला नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें इंडिया में ही जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रोलाइजर का, वो भारत में ही बनाना होगा, वो भारत में उसका इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। तभी जाके हम इतना, जो हमारा टारगेट है कि इतना बना देंगे 2030 तक, पूरा हो पाएगा। देखो, तो वी शुड टारगेट वैल्यू एडिशन। हमें वैल्यू एडिशन पे टारगेट करना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से लाए तो असेंबल कर दिया और बेच दिए डोमेस्टिक, ऐसे नहीं चलने वाला है। इसलिए देखता है ना, हमारा सोलर मॉड्यूल वाला क्या हुआ है ना, वही पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट्स, तीसरा क्या था, वेफर्स, है ना, फिर सेल एंड मॉड्यूल। तो देखा 3 पे क्या मेन तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यही 3 पे होता था। और इसलिए तुम्हारा वेफर के ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगता था, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी लगता है। बाकी में पैनल पे और सेल पे तो इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा था अच्छा खासा। तो मेन रीजन ये है कि हमारा कंट्री में केवल आगे असेंबल करके बना दिया, ऐसा नहीं चलने वाला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। देखो वहीं पे देखो, चाइना देखो आने वाले 2030 तक ना लगभग 40% इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी उसका हो जाएगा। तो फिर तो हमें काम करना होगा इसके लिए। चौथा नंबर देखो, बायलैटरल पार्टनरशिप। देखो बायलैटरल पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइक माइंडेड कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके साथ बातचीत होना जरूरी है। अभी देखो 63 बायलैटरल टॉक्स हुए हैं। जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, ये सब बहुत काम कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। तो हम क्यों नहीं करें? ठीक है ना, हमें करना चाहिए। और हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना भी नहीं चाहिए। किस लिए? कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई बात नहीं है, बहुत सारा कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट आपका लाइक माइंडेड कंट्री के साथ टॉक्स होना चाहिए, ताकि आप टेक्नोलॉजी को अपने अंदर ला सको। ठीक है, वही तुम्हारा लिखा गया है, वी मस्ट फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हमें करना चाहिए, लाइक माइंडेड कंट्री के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है ना, मिशन में देखो 400 करोड़ दिया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और प्राइवेट प्लेयर को भी बुलाना चाहिए। तो इस तरह हमें चीज़ों को ले जाना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। एंड 5th वन देखो, हमें ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। वही चौथा का ही आगे का है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। यानी कि अब देखो कोई भी कंट्री, जैसे कि कल बताए थे, कोई भी एक कंट्री, सिंगल कंट्री पूरा वो नहीं कर सकता है। तो कॉपरेशन चाहिए। और कॉपरेशन किससे ले सकते हो? जो लाइक माइंडेड कंट्री है, सेम रूल्स होने चाहिए। अब चाइना तो रूल्स ही नहीं मानता है, तो हमें क्या ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस हो, और उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। समझ गए ना, यानी कि ये ग्लोबल एफर्ट होना चाहिए और हमें जुड़ना चाहिए। तो आय का रास्ता क्या है? आय का रास्ता यही स्टूडेंट कि भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, बेस्ट मौका है इस प्रेसिडेंसी का यूज़ करने का। ठीक है, उसके लिए भारत खुद ही फोर फ्रंट पर रहे और नियम बनाए कि कैसे ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी बढ़ सकता है आगे जाके। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके। और इसमें देखो, इंडिया शुड प्रमोट ए ग्लोबल नेटवर्क, और इंडिया को ग्लोबल नेटवर्क प्रमोट करना चाहिए। कंपनीज आए, कोलैबोरेट करें। ठीक है, क्योंकि जानते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में सबसे क्रिटिकल इंडस्ट्रियल फ्यूल माना जाएगा। ठीक है, तो सही टाइम है इंडिया अपने लीडरशिप को आगे ले जाके ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करे। समझ गए ना स्टूडेंट? यही चीज़ तुम्हारा था ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। अब ये देखो 76 टेक्सटाइल सेक्टर, GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो, टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग रिमेन लो। अब ये तुमको समझना होगा कि आखिर इसका मामला क्या है, मुद्दा क्या है। देखो भारत नेचुरल जो फाइबर है ना, जैसे 3 तरह का फाइबर होता है, मतलब कपड़ा, जो अल्टीमेटली कपड़ा का रूप लेता है। 3 तरह का, एक नेचुरल होता है, समझे, एक पॉलिस्टर होता है, मैन मेड होता है, और एक ब्लेंडिंग होता है। अब दुनिया है ना ब्लेंडिंग की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है, क्योंकि फैशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, लोग को फैशनेबल चीज़ चाहिए। कपड़ा उपड़ा देखते हो, मॉल में जाओ, पुराने टाइप का कपड़ा है तो लोगे, नहीं लोगे। सेम
वर्ल्ड में भी यही है, फैशन तेज़ी से बदल रहा है। जब फैशन तेज़ी से बदल रहा है तो आपका तौर तरीका भी उसी तरह बदलना चाहिए। तो इंडिया ब्लेंड को फॉलो नहीं करता। ब्लेंड मतलब नेचुरल प्लस मैन मेड दोनों को मिक्स, और ये चीज़ ये फॉलो करने लगा है वियतनाम और बांग्लादेश। यही कारण है कि इन लोगों का जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गया, जो कि एक समय में हमारा भी बहुत अच्छा था। अच्छा ना तो आगे है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बट अभी देखोगे वर्ल्ड में तो वियतनाम और बांग्लादेश बहुत बेहतरीन काम किया है टेक्सटाइल सेक्टर में, समझ गए। और मैं कहूँगा कि कई कपड़ा तुम लोग जो पहने होगे तो बांग्लादेश का कपड़ा होगा तुम लोग, हाँ, क्या कि तुमको खुद पता नहीं है, ठीक है ना। वो बांग्लादेश का कपड़ा पहन के बैठे हो तुम लोग। बेगूसराय में तो पूरा बांग्लादेश का कपड़ा है, फ्लडेड है, फ्लडेड। हाँ, यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी देखो अब एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इंडियन टेक्सटाइल और क्लोथिंग बहुत कम है। देखो ना, ओनली 3.6% है, जबकि एग्रीकल्चर में अभी भी तुम्हारा लगभग 45% है। यू सी द आयरनी, टेक्सटाइल में केवल तुम्हारा 4% से भी कम एम्प्लॉयमेंट है एज कम्पेयर टू होल, और 45% तो अभी भी एग्रीकल्चर में है। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर को तुम बहुत आगे ले जा सकता था, इसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते थे, बट नहीं हो पाया। कुछ तो कमी होगा, कहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ, ये हम समझते हैं कि लैंड, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर प्रॉब्लम होता है, अनडाउटली है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लैंड को लेके, लेबर को लेके और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, और हर स्टेट में तुम्हारा 24 घंटा तो बिजली होता नहीं है, या बिजली भी होता है तो बहुत महंगा होता है, इसलिए तुम्हारे टेक्सटाइल सेक्टर को फर्क पड़ता है। लैंड को लेके भी पंगा है, लेबर को लेके भी पंगा है, मगर ये तो नेचुरल कॉन्स्टेंट है, ये तो होता ही होता है। मगर सबसे बड़ा पंगा ये कि पॉलिसी का भी पंगा है कंट्री में। अब मैं बताऊंगा कैसे पॉलिसी का पंगा है। ये चलो, ये बहुत ही बोला कि ये तो हम जानते हैं कि लैंड, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और लॉजिस्टिक सेक्टर ये तो प्रॉब्लम है ही, मगर रेसेंट पेपर में हमें ये भी समझना होगा कि जो ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन जो होना चाहिए, यानी कि जो पॉलिसी होना चाहिए, इसमें भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखो मैन मेड फाइबर सेगमेंट यहाँ पे उतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। एमएफ मतलब क्या है? ब्लेंडिंग सब है, ठीक है। जैसे पॉलिस्टर वगैरह हुआ, यानी कि हम नेचुरल वाला ही फाइबर को बेच रहे हैं, ठीक है ना। मेन मेड पे भी हमारा ध्यान उतना नहीं है, अब ब्लेंड पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब कैसे है ये समझो थोड़ा सा। इसमें देख लो, टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट को लेती है ना। अब देखो होता क्या है, इसका स्टेज होता है। पहले कोई भी चीज़, नेचुरल चीज़ लाओगे तो नेचुरल से फाइबर बनेगा, फाइबर से यान बनेगा, उसका फैब्रिक बनेगा, उसके बाद फिर क्लोथिंग बनेगा, गारमेंट्स बनेगा। सही बात है ना। अच्छा, इसका फिगर में होगा, देखो तो फिगर में ऊपर, हाँ फिगर ऊपर, ये ऊपर जाओ, ये देखो फर्स्ट पेज देखो तो यहाँ पे 78 दिख रहा है तुम लोग को। यहाँ पे देखो वो फर्स्ट वाला जो फिगर है ना, वो जो फिगर दिया गया वो तुम्हारा फाइबर है, समझे, फाइबर है, फिर यान है, और उसके बाद दूसरा है तुम्हारा, देख रहे हो फिगर? हाँ बिल्कुल तुम, हाँ ये वाला फिगर, ये देखो ये वाला फिगर जो दिया गया है, समझी ना। ये फिगर जो दिया गया है वो क्या है, पहले यहाँ फाइबर है, यान है, तब फैब्रिक है। फर्स्ट को बोलते हैं फाइबर, उसके बाद वो यान है, धागा, और उसका तो फैब्रिक बनेगा। अब फैब्रिक के बाद जो भी कपड़ा सिलाना है सिलाओ, या फिर ऐसे बिकेगा, रेडीमेड्स बिकेगा। तो स्टेज होता है इसका भी, समझे। तो वही बोला कि टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट है। देखो कहाँ रॉ मटेरियल्स जो यूज़ किया है, रॉ मटेरियल से तुम्हारा फाइबर बनता है, फिर यान बनता है, फैब्रिक बनता है, फिर क्लोथिंग बनता है, गारमेंट्स बनता है, एंड सो ऑन। ये क्लोथिंग और एसेसरी में ज़्यादा ही पोटेंशियल है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट का। ये जो लास्ट स्टेज है, गारमेंट्स का जो स्टेज है, उसमें 2021 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग तुम्हारा वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथिंग कितना था? $508 बिलियन का था, जबकि फाइबर, यान और फैब्रिक सबको जोड़ दो तो मात्र $174 बिलियन का था। तो हम ये बात समझ रहे, इससे भी समझ पाएंगे कि क्लोथिंग और एसेसरी यानी क्लोथिंग और गारमेंट्स का सबसे ज़्यादा मार्केट है, लगभग $500 बिलियन का है। इससे पहले जो 3 स्टेज है उसका मार्केट उतना बड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका मार्केट बड़ा है वो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। आपको बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखो लेटेस्ट, अब इस पे थोड़ा मैन मेड फाइबर सेगमेंट में बात करते हैं। अब देखो मैन मेड मतलब वही होता है कि विस्कॉस या पॉलिस्टर बेस्ड, यानी कि जो पॉलिस्टर बेस्ड है, यानी कि मैन मेड है। ये सब ये नेचुरल नहीं आता है, मैन मेड है, समझे। जैसे विस्कॉस हो गया, पॉलिस्टर हो गया। देखो विस्कॉस भी तुम्हारा होता है, नेचुरली होता है, बट विस्कॉस में चूंकि केमिकल्स बहुत ज़्यादा मिलाए आते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मैन मेड कहते हैं। देखो विस्कॉस नेचुरल है, मगर विस्कॉस को भी हम मैन मेड के अंदर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि विस्कॉस ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। विस्कॉस में आदमी का इंटरवेंशन बहुत चाहिए, बहुत केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ये फाइबर यान सब बनेगा। तो इसलिए विस्कॉस नेचुरल होने के बावजूद भी MMF के अंदर ही आता है, समझ गए ना। देखो MF सेगमेंट में देखो विस्कॉस पॉलिस्टर बेस्ड फाइबर है, यान है, ये है,
ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूटर है। टेक्निकली देखो वही बोला गया कि जो विस्कॉस है वो प्लांट बेस्ड है, बट कन्वर्जन करने में यानी कि विस्कॉस से फाइबर बनाने में बहुत सारा केमिकल्स का यूज़ किया आता है। यही कारण है कि इसको भी एमएफ कैटेगरी के अंदर रखा गया है, मैन मेड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब देखो पॉलिस्टर फाइबर बनता कैसे है? पॉलिस्टर फाइबर बनता है तुम्हारा पॉलिस्टर से, और पॉलिस्टर कैसे प्रोड्यूस होता है तुम्हारा पीटीए और एमईजी से। ठीक है, पीटीए देख सकते हो वहाँ पे प्यूरिफाइड टेट्राथैलिक एसिड एंड मोनोइथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, केमिकल पढ़ाई होगा क्लास 12 में तुम लोग। तो यहाँ से देखो यानी कि पीटीए और एमईजी से प्रोड्यूस होता है तुम्हारा एमएमएफ का बात करूँ मैं, यानी कि मैन मेड फाइबर का बात करूँ तो पीटीए और एमईजी से निकलेगा फाइबर, फाइबर से निकलेगा यान, यान से निकलेगा फैब्रिक, फैब्रिक से निकलेगा क्लोथिंग एंड एसेसरीज। समझ गए ना? और वो क्या है कि एकदम नेचुरल निकल रहा है, जो नेचुरल वाला है वो नेचुरल निकलेगा, वो तुम्हारा एमईजी और पीटीए से नहीं निकलेगा। ये मैन मेड के लिए है। तो पंगा क्या है? देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो भी निकल रहा है और ये नेचुरल है, दोनों को ब्लेंड करो, क्योंकि अभी का फैशन ब्लेंडिंग वाला है। समझ गए? देखो टू बी कम्पिटेटिव, देखो वही बोल रहा है कि यदि आपको कम्पिटेटिव होना है तो प्रोड्यूसर मस्ट बी एबल टू बाय फैब्रिक एट ग्लोबली कम्पिटेटिव प्राइस। सही बात है ना? अब यदि आपको मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करना है, कम्पिटेटिव बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जिस प्राइस पे दूसरा कंट्री बेच रहा है उस प्राइस पर आपको बेचना होगा। अब मान लो कि दूसरा कंट्री 2 रुपये बेच रहा है, तुम बोलो 10 रुपये बेचोगे, तो कैसे चलेगा? फिर बराबर करना होगा, तभी जाकर हो सकते हैं। जैसे चाइना देखो, चाइना कितना सस्ता में निकाल देता है। अभी मोबाइल फ़ोन जो यूज़ किए हैं 20,000 30,000 का होगा, यही इंडिया में बनेगा तो 1 लाख से ज़्यादा चला जाएगा। तो फिर तो कम्पिटेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा प्राइस कम हो। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे है, देखो कि हमें कम्पिटेटिव बनना है तो क्लोथिंग और एक्सेसरी तुम्हारा क्या होना चाहिए? आराम से फैब्रिक, जो देखो फैब्रिक से ही बनता है ना, क्लोथिंग फैब्रिक से ही बनता है। अब हमारे कंट्री में क्या कि फैब्रिक के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या कि यदि कोई कंट्री डंप कर रहा है तो उसको कम करने के लिए हम एंटी डंपिंग लगा रहे हैं ताकि वो सामान इंडिया में नहीं आ सके। तो गलत है। यदि फैब्रिक सस्ता में आ जाएगा इंडिया में तो सस्ता में क्लॉथ भी बन जाएगा, और जो सामान बनेगा तो फिर कम्पिटेटिव भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो गजब बात है, क्योंकि कंट्री में लॉबी है, कंट्री में लॉबी है कि जो आने नहीं देता है फैब्रिक को। और हमारा जो कुछ हाउस है यहाँ पे इंडिया में, यानी कि जो तुम्हारा हाउसिंग क्लोथिंग रिलेटेड जो हाउस है, वो जानबूझ के सरकार को बोलती है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से क्या फैब्रिक आएगा नहीं सस्ता में। जब फैब्रिक सस्ता में आएगा नहीं तो महंगा रहेगा वो, और हमारा सामान बाहर कम्पिटिटिव नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, यहाँ सच एसेस इन टन डिपेंड्स ऑन आइदर लो पॉसिबली जीरो का। ये तभी हो सकता था जब हम फैब्रिक पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते, जीरो कस्टम ड्यूटी लगाते, तो फैब्रिक आ जाता था, सिंपल हो जाता था, और कोई भी खरीद के अपना क्लोथिंग और एक्सेसरी बनाता। तो ये नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट देखो जो कस्टम ड्यूटी लगता है एमएफ फैब्रिक पे वो 20% लगता है। बहुत ज़्यादा है कि नहीं है बताओ तो? आगे देखो यहाँ पे व्हाट अबाउट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एमएफएफ का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का क्या बात है? तो वही पीटीए और एमईजी बताया तुम लोग को, जहाँ से क्रिएट किया जाता है फाइबर यान को। जो तुम्हारे जितने भी की इंग्रेडिएंट्स है जो यूज़ होते हैं इसमें, सभी हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है। समझे? फर्दर मोर प्रोडक्शन ऑफ दिस इज हैवीली कंसंट्रेटेड। और देखो एक तो पैसा बहुत लगता है इसमें, कैपिटल इंटेंसिव मतलब बहुत पैसा लगता है इसमें। दूसरी बात है कि इसमें जो कंसंट्रेशन बहुत कम आदमी के हाथ में ना, बहुत कम बिजनेस हाउस के अंदर कंट्रोल में ही है। समझे? यानी कि जैसे तुम्हारा एमएफ बन रहा है तो पीटीए और एमईजी से बन रहा है, इस पे जो कंट्रोल है बहुत कम हाउस का है, बहुत कम क्लोथिंग हाउस का है। तो मोनोपोली है पूरी तरीके से। जैसे अभी देखो, अभी टेलीकॉम सेक्टर में 2 ही 3 हैं, एयरटेल है तुम्हारा, जियो है और वोडाफोन होगा। जितना ज़्यादा होता है उतना कंपटीशन होता है ना टेलीकॉम सेक्टर में। तो वही यहाँ पे भी है कि कम हाउसेस है, यानी कम तुम्हारे बिजनेस हाउसेस है जो कि तुम्हें पूरी तरीके से पीटी और एमईजी को कंट्रोल करके रखा है। आगे देखो वर्टिकली इंटीग्रेटेड दिस बिजनेस हाउस प्रोड्यूस नॉट ओनली फाइबर रॉ मटेरियल गोइंग टू बट ऑल्सो यान फैब्रिक। देखो ये बोल रहा है कि केवल ये फाइबर ही प्रोड्यूस नहीं करता, ये सब जितना भी सब टोटल यही प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये टोटल प्रोड्यूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है पूरा मोनोपोली है इसके ऊपर, पूरा मोनोपोली क्रिएट करके रखा है। और यहाँ देखो पास्ट 2 डिकेड से 20 साल से एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है तुम्हारा इस रॉ मटेरियल पे। तो कहाँ से भारत में तुम्हारा फाइबर पहुँचेगा, हमें पहुँचेगा सस्ता में? क्योंकि ये हाउसेस क्या है, पूरा मोनोपोलाइज करके रखा है, और सरकार का समर्थन है इस चीज़ पे। बात समझे? तो ओनली देखो अभी देखो जाके थोड़ा सरकार ने इस पे कदम लिया है। तो कंटिन्यूस इस तरह का एंटी डंपिंग जो लग रहा था, इसकी वजह से फैब्रिक और क्लोथिंग अनकम्पिटेटिव हो गया हमारा। क्यों? आएगा सामान महंगा आएगा
तो महंगाई बिकेगा वो, अब बाहर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, उससे सस्ता तुम बांग्लादेश और वियतनाम निकाल देगा वो, तो वहाँ से खरीदेगा। हम अपना सामान नहीं खरीद रहे, बांग्लादेश का सामान क्यों है हमारे बेगूसराय में, बिहार में, क्या रीजन है? सस्ता है, सस्ता है तभी तो ले रहे हैं ना। देखो अनसर्टनली यहाँ बोला जा रहा है कि रिसेंटली हाँ गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि ठीक है कि अब एंटी डंपिंग ड्यूटी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। और देखो इसने बोला कि पीटीए तुम्हारा फरवरी 2020 को हटाया, विस्कस फाइबर पे अगस्त 2021 को हटाया है, मगर देखो अभी भी तुम्हारा डीजीटीआर बोल रहा है कि नो 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 लगना चाहिए, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बैठा हुआ है, पहुंचा हुआ है एक, हो सकता है तो डीजीटीआर अभी भी बोला कि नहीं लगना चाहिए, एमएम पे तुम्हारा एंटी डंपिंग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सब लगना चाहिए। तो कहने का मतलब सरकार ने जो फैसला नहीं लगना चाहिए अभी जस्ट खत्म किया गया है, और अभी हमारे पास अभी जस्ट हम हुए हैं, तो यानी का मतलब हम बाहर से भी सस्ता मंगवा सकते हैं। अभी बेस्ट टाइम है कि पूरा प्रॉस्पर करें, अदरवाइज ऐसे ही आगे निकल गया तो अभी नहीं करोगे फिर लेट हो जाएगा। और निकाला भी गया इसलिए क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश आगे निकल गया और हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के हम पीछे चले गए, ठीक है। वही बताया गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हार्म द इंडस्ट्री, वही बोला ना कि ये इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो देखो बिजनेस हाउसेस कैनॉट होल्ड द डाउन स्ट्रीम टू एफिशिएंसी फॉर 2 डिकेड, 20 साल तक देखो ये लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से ही काम किया है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज का मतलब होता है प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना, तो यहाँ पे तो दूसरा काम हो गया, यहाँ पे तो तुम्हारा सामान ही कम्पिटिटिव नहीं हो पाया, कंज्यूमर तुम्हारा लूजर साइड में है। तो इसलिए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, इस तरह का जो भी एंटी डंपिंग ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इसको डिस्करेज करना चाहिए इस चीज़ को। तो इंडियन वेविंग एंड क्लोथिंग इज हाईली फ्रेगमेंट इन बोथ एमएमएफ एंड नेचुरल फाइबर। तो बोला कि इंडिया फ्रेगमेंट यानी कि एमएमएफ में भी ठीक है और नेचुरल फाइबर में भी ठीक है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि दोनों ब्लेंड वाला चीज़ को आगे ले जाए, क्योंकि दोनों में ही जॉब क्रिएट हो सकता है। और इसमें नहीं दिया गया है, मैं बहुत पहले एडिटोरियल्स पढ़ाया था, इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि देखो एक तो एमएमएम पे बहुत दिक्कत है कस्टम ड्यूटी को लेके, इसकी वजह से कम्पिटेटिव नहीं हुआ, नेचुरल फाइबर भी है तो वो भी उतना पूछने वाला है नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, वियतनाम और बांग्लादेश की तरह ब्लेंड करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए ताकि बाहर हमारा बिक सके। दैट्स इट।